हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विनोद कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में 18/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन पार्ट बी लाए हैं इसका। और इसमें 50 क्वेश्चन तक हमने हल करवा दिया था। आगे के वीडियो मतलब आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आए हैं और बीच में काफ़ी दिनों का गैप हो गया था क्योंकि अपने एलपी का पेपर आ गया था और एलपी का पेपर हो गया कैंसिल, तो अपन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसे। तो चलो देखते हैं क्या है ये प्रश्न। 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए राज्य पंचायत प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो 73वां संशोधन। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखेंगे। डाबे राइनर की त्रिक की उपलब्धि क्या थी? डाबे राइनर ने जब सबसे पहले अपना ये त्रिक दिया था, यानी तत्वों को एक साथ इकट्ठा करके कुछ उसमें गुण को तलाशने की, तब उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास उन्होंने किया था। यानी कि पहले तो तत्व खोजे गए थे, उसके बाद ये नहीं समझ में आ रहा था, मतलब इनमें कुछ समानता, कुछ गुण मिल रहे हैं, मतलब मिल तो रहे थे, पर क्या है, उनको एक साथ रखना एक प्रकार का किताब लिखने जैसा था। उनका पूरा बायोडाटा तैयार करने वाला मामला हो रहा था। इससे क्या होता है कि अपने याद करना काफ़ी आसान हो जाता है और जितने तत्व हैं सब एक लिस्ट में, एक टेबल में आ जाते हैं। तो ये रही थी बात। वही तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया था। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आते गए, उन्होंने नया-नया चीज़ दिया है। अभी तो आधुनिक आवर्त सारणी चली रही है, तो सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो था भाई, इसमें थोड़ी-सी गलती है। गलती क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। पहले समझते हैं कि दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब ये देखो, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है। यहाँ से दोनों माध्यम अलग हो जाते हैं। ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम मतलब ए है, बी है। ठीक। आपतित एक प्रकाश की किरण मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखो, आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लगता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, जहाँ पे अपवर्तनांक n बराबर होता है sin i पेन sin r, जहाँ पे i जो होता है आपतित कोण जो होगा, जो कि 45 अंश हो जाएगा, और r जो होता है अपवर्तित कोण हो जाता है, जो कि 30 अंश दिखाई दे रहा है। ठीक। लेकिन इसमें मामला ये होता है कि जो आपका अपवर्तनांक मिलता है, वो यहाँ पे जो मिला है, ये दूसरे माध्यम का b का अपवर्तनांक a के सापेक्ष होगा जब sin i बटे sin r, यानी sin 45 बटे sin 30 करेंगे। ठीक। लेकिन इन्होंने पूछा है कि माध्यम बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक इसने है ठीक उल्टा। यहाँ पे हमने दिखा लिख रखा ना ए एन बी, ये पूछ रहा है बी एन ए। जिन्होंने भी अपवर्तनांक पढ़ के रखा है वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। ठीक। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, पहले तो साइन आई बटे साइन आर से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम आप पता है कि साइन 45 बटे साइन 30 हो जाएगा। ठीक। इतना गंदा क्यों हो रहा है? साइन 30 हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक। तो ये उलट के जब गुणा करेगा तो क्या मिल जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 2 नीचे रह जाएगा। अब देखो भाई, बात ये होती है कि ये जो ऊपर वाला 2 है वो अंडर रूट 2 गुणित अंडर रूट 2 होता है। इतना बात तो हमको हमेशा से पता है। एक के घट जाएगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा किसका? दूसरे, यानी माध्यम बी का अपवर्तनांक ए के सापेक्ष। लेकिन बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, यानी इसका ठीक उल्टा ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, ऐसा नहीं, बी एन ए अगर निकालना है तो ये जो ए एन बी मिला है इसी को उलट दो। उलट दो मतलब 1/√2 कर दो। वो 1/√2 जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ जो पहला वाला विकल्प है ये अपना सही जवाब है। तो यहाँ पे थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, रेलवे से भी गलती हुई है। और यहाँ पे अपना देख सकते हो कि उन्होंने रूट 2 को माना है, जो कि हमने पहले निकाला था। अब यहाँ पे देखो, इस जिस बंदे का ये पेपर है उसने भी ऑप्शन ए को ही चूज़ किया, यानी ये वाला सही है। तो हो जाता है गलतियाँ। ठीक। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत के भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? भूतापीय यानी जमीन के अंदर जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, उसका गर्मी के ताप का ऊर्जा को प्रयोग करता है। तो मणिकर्ण, मणिकर्ण स्थान है जहाँ पे ऐसा संयंत्र बनाया गया है जो धरती के तापमान का प्रयोग करके ऊर्जा ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या जानने के लिए 40 परिवारों को सर्वेक्षण किया है।
जिसमें परिणाम स्वरूप दी गई बारंबारता सारणी प्राप्त हुई है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, बहुलक का जो फार्मूला होता है ये हमने लिख के रखा है। देखो भाई, बात ये होती है कि अगर आपने हाई स्कूल पढ़ के रखा, हाई स्कूल में आपको ये बहुलक का फार्मूला देखने को मिला था, वही वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। बहुलक बराबर क्या होता है, यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणते H। सभी चीजें मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हम खोजते हैं यहाँ पे F1। ठीक, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है F1 खोजते हैं। F1 बारंबारताओं में ये जो परिवार संख्या है, ये बारंबारताएं दिखाई दे रही है। इन बारंबारताओं में सबसे बड़ी गिनती F1 होती है। सबसे बड़ी गिनती जो हमको 12 दिखाई दे रही है, यही F1 है। और इसके ठीक ऊपर वाला F0 होता है। इसके ठीक नीचे वाला F2 होता है। मैं थोड़ा गंदा लिखा हूँ, पर आप इसको समझिए कि यही होता है। ठीक है। उसके बाद इस 12 के सामने जो अपना ये वर्ग अंतराल दिया गया है, इस वर्ग अंतराल में जो छोटी वाली गिनती होती है, लोअर लिमिट, वो होती है L। यानी कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 6 जो दिखाई दे रहा है, ये लोअर लिमिट L है। और इन सभी में अंतर आपको 2 का दिखाई दे रहा है, वही अंतर इनका H होता है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि मैं थोड़ा-सा और अच्छे से लिख लेता हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। ये हो गया F1, ऊपर वाला हो गया F0, नीचे वाला हो गया F2, यहाँ वाला जो 6 दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा L, इनका अंतर जो 2 दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा H। बहुत सिंपल बात है, ठीक? और अब हम इस पे रख देंगे तो हमारा उत्तर मिल जाना चाहिए। सबसे पहले L की जगह पे हम 6 रख देते हैं, प्लस रख देते हैं, कोष्ठक बना देते हैं। F1 की जगह पे अपना 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 रख देते हैं। 12 माइनस उसके F0 जो अपना है 8, वो रख देते हैं नीचे। 2 गुणित अपना 12 हो जाएगा, माइनस F0 यानी कि 8, माइनस यहाँ पे F2 मतलब जो 6 है वो हो जाएगा, कोष्ठक बन जाएगा। H की वैल्यू अपनी 2 थी, वो वैसे बाहर रह गए। अब यहाँ पे इसे 6 प्लस 12 में से 8 गए, ऊपर मिलेगा 4, नीचे 12 दूनी 24, 24 ये 8 सा 14, 14 गुणते ऊपर 2, और और यहाँ पे 6 प्लस ऊपर 4, नीचे कितना हो जाएगा घटाने के बाद, हो जाएगा कितना 14, 24 में से 14 गए तो 10 बच जाएगा। अच्छा, गुणते जो 2 हो रहा है ऊपर ही रख दो, 4 दूनी या 8 हो रहा है, ऊपर हो रहा है कितना 8, सॉरी 8 ही मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। 8 10 से भाग करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, जो कि 6 में जोड़ेंगे तो 6.8 हो जाएगा। 6.8 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले विकल्प के रूप में हमको 6.8 दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले में कौन-कौन से टर्म दिए गए हैं वो पता होना चाहिए। पता करने के बाद उसको हल करना आना चाहिए, थोड़ा लंबा-लंबा करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका मेरे पास तो नहीं है भई, कुछ लोगों के पास हो सकता है हो, पर मेरे पास जो है मैंने आपको बता दिया। चलो ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न में, ठीक है? समझ में आ गई बात? आ जानी चाहिए। आगे क्या है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 तीन अंकीय संख्या पर आधारित है। यहाँ पे संख्याएँ दिखाई दे रही हैं। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए, तो ऐसे कितनी संख्याएँ संख्याएँ संख्याओं का पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी पहले पहले अंक में हमें 5 जोड़ना है और दूसरे अंक से वो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये हमको देखना है। सबसे पहले तो हमको ये जो दिखाई दे रहा है, पहला वाला 158, उसमें देखते हैं। पहले अंक 1 है, उसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 6 मिल जाएगा, दूसरा अंक 5 है। क्या 5 से 6 कट जाएगा? तो आप कहोगे कि नहीं कट रहा है। दूसरा अंक जो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है 429, वो देखते हैं। 4 में हम 5 जोड़ देंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। दूसरा अंक क्या है? 3 कैसे कट जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ, कट जाएगा। तीसरा अंक 182 है। 5 जोड़ देंगे 1 में तो 6 मिल जाएगा। दूसरा अंक 8 है, क्या 8 से 6 कट जाएगा? तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। अगला है 325, 3 में हम जोड़ देते हैं 5, 5 3 8 हो जाएगा। पीछे हो जाएगा 2, दूसरा अंक 2 हो जाएगा। क्या कट जाएगा? तो हाँ, कट जाएगा ये। पाँचवाँ जो संख्या है उसमें पहला अंक 2 है, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, दूसरा अंक है 3। क्या 3 से 7 से कटेगा? तो 3 से 7 नहीं कटेगा। तो हमको यहाँ पे टोटल 2 ऐसी संख्याएँ प्राप्त हुई है देखने के लिए। तो 2 संख्याएँ प्राप्त हुई है, इस वजह से 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक? तो भाई साहब, बात अच्छी है, समझ में आ गई बात। यही रहता है, कोई बड़ी बात होती नहीं है, बहुत ज़्यादा रीज़निंग बहुत हार्ड नहीं है, बहुत प्यार से थोड़ा ध्यान देना है और काम हो जाना है, ठीक है? तो चलो ठीक है, लाइक कर दो, आगे बढ़ते रहते हैं। लाइक करना ज़रूरी है भाई, और दोस्तों के साथ शेयर करो, किन्हीं के पास बताओ कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं भाई, थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अपने लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। जीवन को सार्थक बनाओ, आगे चलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि फिज़िक्स से हो जाता है संबंधित। फिज़िक्स के लिए मैंने यहाँ पे ये तार क्यों बना के रखा है मुझे यही नहीं पता है, फिर पढ़ लेते हैं, चलते हैं। दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L और प्रतिरोध R है, बहुत अच्छी बात है। उसी पदार्थ द्वारा निर्मित पहले तार
कि 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार इसमें प्रतिरोध किसके बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? यानी कि ये पुराने वाले R से ही तुलना कर रहे हैं, जो पहला रेजिस्टेंस R था उससे ही तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो प्रतिरोध R बराबर होता है, उसके बराबर होता है रो L अपॉन A। अब आप जानते हो कि ये जो रो दिखाई दे रहा है, जो रो है ये आपका क्या होता है यार? इसका मात्रक ओम मीटर, हाँ, प्रतिरोधकता कहते हैं। हाँ, प्रतिरोधकता होता है, मात्रक पता था, प्रतिरोधकता कहते हैं ये नहीं पता था, भूल जाता हूँ कभी-कभी। एल जो होता है उसकी लंबाई हो जाती है ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, इतना पता, ठीक है। आगे देखेंगे, एक नए प्रतिरोध की बात कर रहा है, हम उस नए प्रतिरोध को आर डैश लेंगे और जो प्रतिरोधकता होती है रो, वो कभी चेंज नहीं होती, मतलब अगर सेम वही पदार्थ ले रहे हैं तो चेंज होने के कोई नौबत ही नहीं आएँगे, ओके? मटेरियल सेम तो प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी। लंबाई चेंज कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने लंबाई को ही चेंज किया था। कह रहे हैं कि पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई यानी हम 3L लेंगे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का 2 गुना 2 गुने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले रहे हैं तो 2A, A की जगह पे हम 2A यूज़ करेंगे। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, हम गिनतियों को आगे लिख लेते हैं। जो 3/2 दिखाई दे रहा है इसको हम आगे लिख लेंगे 3/2 और ये रो L अपॉन A दिखाई देगा। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके बराबर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके बराबर आपको R दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 3/2 R दिखाई दे रहा है, 3/2 R, R डैश किसके बराबर हो गया? 3/2 R के बराबर हो गया, तो 3/2 R के बराबर है तो दूसरा वाला विकल्प हमको, हमने पूरा प्रोसेस शुरू से हमने आपको समझाया कि इसको कैसे-कैसे याद करना होता है, मतलब कैसे-कैसे ये प्रोसेस करके निकालना है। वैसे अगर समझदार लोग होंगे तो वो जल्दी भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होंगे। वो कहेंगे भैया अगर यहाँ पे देखो 3 गुना लंबाई कर रहे हैं, यानी लंबाई ऊपर रहती तो ऊपर 3 हो जाएगा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दोगुना कर रहे हैं, 2 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नीचे होता है 2, तो 2 नीचे लिखेंगे, 3/2 जहाँ पे 3/2 दिखाई देगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ऐसा कर लेते हैं। और कभी-कभी त्रिज्या पे भी निर्भर करता है, तो त्रिज्या वाले में वर्क करना पड़ता है क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो नीचे a दिखाई दे रहा है, वो पाई r स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या दी गई होगी क्योंकि r की घात पे 2 लगा है, तो उसपे हम उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। जब वो ऐसा दिखाई देगा तब हम वैसा देखेंगे, ठीक है? फिलहाल तो वो ईज़ी भी है, तो ईज़ी तरीके से देखते हैं तो हो गया, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, आगे रीज़निंग का क्वेश्चन है। देखो यार, सही बात बताएँ कि ये वाला क्वेश्चन देख के पहले मैं डर जाता था, अब ऐसा लगता है कि यार ईज़ी हो गया है। इसीलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। तो लाइक करो जल्दी से, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक करने की भी प्रैक्टिस बनाओ भाई, लाइक वाइक नहीं करते। देखते हैं, 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T, U में से प्रत्येक का वज़न अलग-अलग है। Q का वज़न केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। 6 व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मस्त वाला 6 लिख लिया। Q का वज़न केवल 2 लोगों से ज़्यादा है, Q को रख दो तीसरे नंबर से नीचे से। भाई 2 लोगों से ज़्यादा है, तो 2 लोग इससे हल्के हैं, उनको नीचे हमने रख दिया। आगे देखते हैं, P का वज़न Q के वज़न से अधिक है। जो P भाई साहब हैं, सॉरी वो U से वज़न अधिक है। P का वज़न U से अधिक है, रख दिया। S का वज़न Q के वज़न से अधिक है। S का वज़न जो है वो Q के वज़न से अधिक है। देखो हमने जहाँ पे Q रखा हुआ था हमने यहाँ पे Q के ऊपर S को रख दिया। ओके, आगे क्या है? R का वज़न T के वज़न से कम है। R भाई साहब जो है वो T के वज़न से कम है, तो T को ऊपर रख दिया। और Q का वज़न T के वज़न से अधिक है। जो Q भाई साहब हैं वो T से अधिक है। देखो ये वाला हिस्सा यहाँ पे सेट हो रहा है, क्योंकि जो Q है वो T से अधिक है, तो T को नीचे रखो और R को उससे भी नीचे रखो। फिर इन लोगों को यहाँ रख दो क्योंकि जगह ही नहीं बची है। P को यहाँ रखो, U को यहाँ रख दो, रख दिया। सभी 6 व्यक्तियों में U का वज़न दूसरा सबसे अधिक है, तो सही बात है 5वें नंबर पे है, ऊपर से दूसरे नंबर पे है, नीचे से 5वें नंबर पे है, तो सबसे दूसरा सबसे अधिक है, ये कोई बात नहीं है। सभी 6 व्यक्तियों में तीसरा सबसे अधिक वज़न किसका है? तीसरा सबसे अधिक वज़न S का है, सबसे अधिक भारी P हो गया, फिर दूसरा U हो गया, फिर तीसरा S हो गया, तो S अपना सही जवाब हो जाएगा। तो ये बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको हल करना शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा यार सर इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ईज़ी है, बस थोड़ा लंबा है, थोड़ा पढ़ना है और उसके बाद फिर क्या है आंसर मिल जाना है। भाई यहाँ पे एक-एक नंबर के लिए हमें प्रयास करना होगा। एक-एक लाइक के लिए जैसे मैं प्रयास करता हूँ वैसे ही आपको एक-एक नंबर के लिए प्रयास करना होगा। कभी भी कोई क्वेश्चन गलत ना हो, एक-एक नंबर से हम जुगाड़ करते जाएँ और हम आगे बढ़ते जाएँ, उसमें कोई समस्या ना आने पाए, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी वाली बात हो जाती है। ओके? चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का कह रहे हैं कि यदि ये जो शब्द दिया गया है अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी कितने अक्षर अपने स्थान बदलेंगे ही नहीं। तो भैया देखो बात यह होती है कि LAMENT ये हो गया अपना जो दिखाई दे रहा है,
इसमें सबसे पहले तो ए आएगा, फिर ए हो गया, फिर ई होना चाहिए, फिर एल हो जाना चाहिए, IJKL, फिर एम, फिर एन, टी, ऐसा होगा। अब यहाँ पे हमको यही 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जो नहीं बदल रहे हैं, एन और टी। बाकी ये तो चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज है। तो बस 2 लोग ऐसे मिल गया। तो दिखाई दे रहा है ना, बहुत ईज़ी है भाई साहब, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात ही नहीं हो रही है। सब बहुत आसान है, ठीक? चलो बढ़िया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोग किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा करते हैं भाई? तो भाई आप भगवान शिव, चंद्रमा, माँ दुर्गा, सूर्य। तो इसमें सही जवाब यही है कि वो सूर्य की पूजा करते हैं, ठीक है? किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं। अब आप ये बताओ कि दुर्गा माँ की पूजा कब होती है? तो आप कहोगे नवरात्रि में होती है, नवरात्रि। सॉरी, रा में बड़ा मान नवरात्रि। चंद्रमा की पूजा कब होती है? जब आप करवा चौथ मनाते हैं। वैसे मेरी ज़िंदगी में तो ये सब तो आया नहीं। करवा चौथ जब मनाया जाता है, तब चंद्रमा की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि में होती है। महाशिवरात्रि। तो काफ़ी आसान प्रश्न था। बाकी आपको देखिए जैसे कि सूर्य की पूजा, वहाँ छठ जब पूजा मनाई जाती है, छठ उसमें भी होती है। तो ये तो मतलब आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, तो अपन पोंगल में किसकी पूजा होती है? तो वो सूर्य की पूजा होती है, ठीक? चलो, वो तो वैसे पोंगल अपने यहाँ मनाया नहीं जाता यार, जहाँ मनाया जाता है वहाँ पे ज़्यादा इसके जानकार लोग होंगे। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, अगला वाला प्रश्न क्या है कथन निष्कर्ष का। वैसे यार कथन निष्कर्ष वाले जैसे प्रश्न होता है, इसके लिए अपने पास ये जो एक्स रिकॉर्डर ने दे रखा है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। सभी घास झाड़ियाँ हैं। लो भाई साहब, ये घास हो गई, ये झाड़ी हो गई। मैं घास लिखने का प्रयास तो कर रहा हूँ, पर लिख पाऊँगा? लिख लिया है। झाड़ी, ये हमने झाड़ी लिख दिया। सभी जड़ें फल हैं, जितनी भी, अरे नहीं, जितनी भी जड़ें हैं वो क्या हैं? फल हैं। ये हो गया जड़, ये हो गया, ये जड़ मैंने लिखा है? ऐसा कौन जड़ें लिखता है भाई? अरे नहीं, ठीक है चला जाए अंदर। फल हैं, सभी फल फूल हैं, जितने भी फल हैं वो फूल हैं। लो भाई फूल, फूल कहना गलत है, फूल हैं, फूल, फूल नहीं फूल। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना तो अपने कथन से बन गया है, निष्कर्ष देखते हैं। सभी घास फूल हैं, जितने भी घास हैं उनका रिलेशन फूल के साथ है, तो दूर दूर तक ये नहीं है, जिस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला गलत है। सभी जड़ें फूल हैं, जितनी भी जड़ हैं, जड़ कहाँ थी? यहाँ पे थी ना, ये अंदर थी। तो ये जितनी जड़ें हैं वो फूल के अंदर हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ये जड़ फूल के अंदर है। इस वजह से ये दूसरा वाला निष्कर्ष अपना सही है। अगला देखेंगे, कुछ फूल फल हैं, जितने भी कुछ फूल हैं, जो मतलब क्या है, कुछ फूल हैं वो फल हैं। फूल का कुछ हिस्सा फल, मतलब फल उसके अंदर है, तो कुछ वाला सही है। तो यहाँ पे कहेंगे तीसरा वाला निष्कर्ष भी अपना सही जवाब है। तो दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। तो अगर हम विकल्पों की देखें, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है कि निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं, ठीक? निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाता है, जो कि काफ़ी लंबा और दिमाग को थका देने वाला होता है, लेकिन बहुत ईज़ी होता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत भयानक, बहुत एक क्या कहते हैं, सपने जैसा होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। आगे देखते हैं कि क्या समझाते हैं कि इस प्रश्न में संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूट का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे संख्या या प्रतीक दिया गया 5, 6, 8, 3 परसेंटेज है 7, उन सबका कोड दिया गया है, यहाँ पे कोड दिया गया है, ये हमने डिटेल में समझ लिया। आगे चलते हैं। आगे ये है कि शर्तें दी गई हैं, पहला शर्त, दूसरा शर्त, तीसरा शर्त। इन तीनों में से कोई एक शर्त ही यूज़फुल होगी, यहाँ पे काम करेगी। 2 शर्तें मतलब कभी-कभी काम कर सकती हैं, लेकिन आम तौर पे जो आपको प्रश्न दिया जाएगा उसमें केवल एक शर्त ही काम करेगी। ठीक है? आपको इसमें समस्या मतलब परेशान नहीं होना है। कैसे काम करना है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में फिर से समझा देता हूँ। जैसे अपने पास ये प्रश्न है, इसी प्रश्न को देखना है और कौन-सा यहाँ पे जो शर्त है वो अपने इसमें लग पाएगी। जैसे इसमें कह रहे हैं कि पहला घटक विषम संख्या, क्या यहाँ पे पहला घटक विषम संख्या है? तो आप कहेंगे 5 ही एक विषम संख्या है, यहाँ ये शर्त लग रहा है कि ये काम करेगी। और अंतिम घटक एक सम संख्या है, क्या अंतिम घटक एक सम संख्या है? 8 है, एक सम संख्या है, तो हाँ, ये शर्त अपने काम करेगी। तो इन दोनों प्रथम और अंतिम घटक के कोड को आपस में बदल देना है। बस हमको यही शर्त में अप्लाई करना है, ठीक है?
अब हम दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं। हालाँकि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली शर्त लग जाने के बाद दूसरी शर्त का लगना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक प्रकार के प्रश्न होते हैं जहाँ पे हायर क्वालिटी वाली जब रीज़निंग पूछी जाती है, तो कई शर्तें उसमें एक साथ लगती हैं। जब हायर क्वालिटी आप ग्रुप डी वाली पढ़ाई कर रहे हो, ग्रुप डी में थोड़ी हल्की शर्त हल्का तरीका दिया जा रहा है। लेकिन जब हायर लेवल पे जाएँगे, कुछ और चीज़ें जहाँ पे रीज़निंग की ऐसी होती है कि दिमाग का दही हो जाए, तो उसमें कई शर्तें भी लगती हैं, ठीक है? तो हम फिलहाल पढ़ लेते हैं शर्त। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, क्या यहाँ पे दूसरा घटक प्रतीक है? हैज़ के रूप में आपको एक प्रतीक दिखाई दे रहा है, और पाँचवाँ घटक एक सम संख्या है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ एक सम संख्या है, तो कहेंगे 7 एक सम संख्या नहीं है, जिस वजह से ये दूसरी शर्त हमारी यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जब नहीं काम करेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तीसरे पे पढ़ते हैं, यदि तीसरा घटक एक संख्या है, तीसरा घटक क्या एक संख्या है? तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे तो परसेंटेज दिया गया है जो कि एक संख्या नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला काम नहीं करेगा। और चौथा घटक एक प्रतीक है, चौथा घटक एक प्रतीक नहीं है, एक संख्या दिखाई दे रहा है, तो इसका ठीक मतलब ये नहीं काम करेगी। तो इस प्रकार से आपने समझा, ठीक है? तो प्रश्न के अनुसार आपने समझ लिया। अब हमको यहाँ पे कोड भी तो देखना है, क्योंकि कोड से ही काम चलेगा। अपन तो यहाँ पे थोड़ा विकल्प को भी देखते हुए कोड को बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भैया यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, जहाँ पे पहली शर्त लग रही है जिसमें पहला और अंतिम को आपस में बदलना है, ठीक है? पहला और अंतिम को आपस में बदलना है, क्योंकि पहला एक विषम संख्या, अंतिम एक सम संख्या है। तो 5 का कोड जो है यू है, हम यू को पहले ना लिख कर के सबसे आखिरी में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बदलना है। और अंतिम संख्या का कोड जो है भैया, अंतिम संख्या सम संख्या है जो 8 है, 8 का कोड कितना है? सी है। हम सी को पहले लिखते हैं, इतना लिख दिया। अब हम देखते हैं विकल्पों में, तो तीसरा विकल्प कट जाता है जो कि ये नहीं हो पा रहा है। बाकी आगे और भी बनाते हैं, देखते हैं। जो हैज़ दिखाई दे रहा है, हैज़ का कोड टी है, तो यहाँ पे टी दिखाई दे रहा है। तो सी ए वाला कट गया, सी टी वाले भी बचे हैं, ठीक है? सी टी ये एफ हो गया। अब परसेंटेज दिखाई दे रहा है, परसेंटेज का कोड डी है, तो यहाँ पे डी हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे इस पे डब्ल्यू है, ये भी कट गया। अब कुल मिला के चौथा वाला विकल्प बचा है, जिसमें देखो लास्ट में यू है, शुरू में सी टी है और डी भी है, और बाकी सबका कोड यही है। अगर आप देखना चाहो तो जैसे कि 6 है, तो 6 का कोड आपका एस होता है, एस हो गया। फिर 7 दिखाई दे रहा है, 7 का कोड ए है, तो ए हो जाएगा। फिर हैश दिखाई दे रहा है, हैश का कोड टी है, तो टी बन जाएगा। फिर दिखाई दे रहा है 3, 3 का कोड के है, तो यहाँ पे के बन जाएगा। अब मिला लो, सेम टू सेम इसे मिल रहा है, ठीक? तो ये तरीका होता है आपका पूरी तरीके से इस प्रश्न को हल करने का। इसमें कोई समस्या नहीं होती है, कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कहेंगे कि 10 सहअभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का मासा हमेशा क्या होगा? तो जो भी संख्याएँ सहअभाज्य होती हैं, सहअभाज्य का पहला शर्त यही होता है कि वही संख्याएँ सहअभाज्य होंगी जिनका मासा क्या होगा? 1 होगा। वो संख्याएँ 2 हों, 3 हों, 4 हों, 10 हों, 1000 संख्याएँ ले लो, सहअभाज्य हैं अगर, तो उनका मासा हमेशा 1 होगा। तो पहला वाला विकल्प आपका सही जवाब है, जहाँ पे मासा 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक? अगला प्रश्न है अपना फिजिक्स से, जिसमें हमसे कहा गया है कि क्या क्या चुंबकीय नहीं कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र पर सर्वाधिक प्रबल होती है, तो गलत बात है भैया। चुंबकीय क्षेत्र ये क्षण है, क्षण चुंबक है, इसकी प्रबलता इसके किनारों पर, सॉरी, यहाँ पे किनारों पर होती है, इसके पोल पर होती है, ठीक है? सॉरी, किनारों पे कह सकते हैं, पोल पे कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। बीच वाले हिस्से में, मध्य केंद्र में, यहाँ पे अधिकतर नहीं होती है, ठीक? तो ये वाला तो गलत है। कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएँ प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कभी भी प्रतिच्छेद रेखाएँ उस चुंबकीय बल रेखाएँ प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएँ बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं, तो ये भी सही बात है। ये भी चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में गिना जाता है। तो दूसरा और तीसरा सही जवाब है। प्रश्न है, फिज़िक्स का प्रश्न है, थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे फिर समझेंगे कि एक लेंस का उपयोग करके दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो सबसे पहले बात बता दें, ये लेंस कौन-सा होगा? ये उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस से ही जब जब सब दूरस्थ मतलब सबसे दूर, अधिकतम मैक्सिमम वाले पर जब कोई वस्तु रखी है, बहुत दूर अनंत पर रखी है, दूरस्थ का मतलब अनंत पे रखी है, तब इसका जो प्रतिबिंब है जब फोकस करता है, तो भैया वो फोकस पे ही फोकस होगा, ठीक है? किस पे? एफ पे फोकस होगा। तब यहाँ पे पर्दा रखना पड़ेगा, पर्दा यहाँ होगा, लेंस यहाँ होगा, पर्दे और लेंस के बीच की जो दूरी होगी वो फ़ोकस दूरी होगी, एफ के बराबर होगी। दूसरा विकल्प एकदम सही जवाब है, बहुत इसमें मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनंत पे रखी हुई वस्तु का जब फ़ोकस पे मतलब फ़ोकस करना हो तो ये अपना उत्तल लेंस ही करता है, अवतल लेंस से फ़ोकस नहीं करता है, ठीक है? और अवतल लेंस का गुण क्या होता है?
अवतल लेंस का गुण क्या होता है? जब कोई वस्तु मतलब यहाँ रखे कि प्रकाश को फैलाना, ना कि फ़ोकस करना। फ़ोकस करने का गुण ही नहीं होता है। फ़ोकस करने का गुण केवल उत्तल में होता है। और ये लेंस की बात होती है, दर्पण की तो बात ही नहीं हो रही। जब दर्पण की बात होती है तो अपना बात ही क्यों कर रहे हैं मैं? भई क्यों दर्पण की बात कर रहे हैं? अपन लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस में देखो 2 ही लेंस होते हैं अपना। मुख्य लेंस 2 ही होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। अवतल फैलाने का काम करता है, उत्तल समेटने का काम करता है, फ़ोकस करने का काम करता है। और फ़ोकस कर रहा है तो वो फ़ोकस पे ही फ़ोकस करेगा। ठीक? अनंत पे रखी हुई वस्तु को फ़ोकस पे ही फ़ोकस करता है। ओके? स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करता है। बहुत देर देर बाद मैथ का क्वेश्चन आया है कोई। मैथ का क्वेश्चन में यहाँ पे हमको एक सिंपल सा भाग दिया जाना है। और भाग देना भी क्या खतरनाक, क्या गुंडा बनेगा रे तू? यहाँ पे हम देख सकते हैं, गिनतियों में देख सकते हैं। गिनती में बहुत सिंपल बात है। देखो बात इतनी सी है कि यहाँ पे जो 486 लिखा है उसको 2 से भाग करना है। दशमलव की गिनती तो हम बाद में ही देख लेंगे। कैलकुलेट करना हम वो अपना काम कर लेंगे, ठीक है? 2 से 4 को भाग करेंगे 2 मिल जाएगा, 8 को भाग करेंगे 4 मिल जाएगा, 6 को भाग करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 2, 4, 3 यहाँ पे हम देखो पहले विकल्प में ही दिखाई दे रहा है दशमलव, तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। भाई गिनती तो पहले एडजस्ट होनी चाहिए ना। गिनती तो हम देखेंगे, क्योंकि बाकियों में 2, 4, 3 तो दिखाई कहीं दे ही नहीं रहा है। अगर वो दिखाई देता है दशमलव को आगे-पीछे करते, तब तो हम कैलकुलेट करते, थोड़ा समझने का प्रयास करते। तो इसमें बहुत ईज़ी वाला काम है, बहुत सिंपल छोटे बच्चों वाला सा भाग दिया है, दशमलव को इसमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हालाँकि दशमलव वहीं पे लगेगा जहाँ पे वो लगा है, कैलकुलेट भी करेंगे वहीं पे आएगा, लेकिन पहले तो गिनती को ही अपना देख लेते हैं कि कहाँ पे लग रहा है। ऐसा तो नहीं है मतलब, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो कभी-कभी चीज़ें थोड़ी मुश्किल दिखाई देती हैं, पर होती नहीं है। विकल्प के आधार पे देखोगे तो बहुत आसानी से उत्तर मिल जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद जो भी नाम सॉरी, तो इन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक? अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे देखिए तलके में पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच में अंतर दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? जैसे पौधे हो गए इधर, इधर प्राणी हो गए। पौधे अचल रहते हैं, सही बात। भोजन, साथी, आश्रय की तलाश में भटकते रहते हैं प्राणी, बिल्कुल सही बात है। मैं भी भटक रहा हूँ साथी की तलाश में, आश्रय तो मेरे पास है। आगे देखते हैं, पौधों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, जो उनकी छाल होती है उनमें अधिकांश ऊतक मृत ही होते हैं, बहुत अच्छी बात। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं मतलब प्राणी हैं, उनके अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, ये भी अपना एकदम सही बात है, इसमें कोई हमें गलती दिखाई नहीं दे रही। आगे देखेंगे, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पौधे देखो चलते-फिरते नहीं हैं, दौड़ते-भागते नहीं हैं, तो कंपैरेटिवली उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्राणियों की क्योंकि वो दौड़ते-भागते रहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा दौड़ते-भागते रहते हैं, उनको बार-बार खाना रहता है, बहुत जल्दी-जल्दी खाना रहता है। और डी है, इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, नहीं पौधों में तो सारे भाग बढ़ते रहते हैं, इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। सज यार जीवों में तो सारे भाग बढ़ते रहते हैं ना, हाँ? तो ये वाला अपना गलत हो गया। तो डी वाला विकल्प आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी मतलब कह रहा है, जो पहला वाला ऑप्शन 1 नंबर पे है, डी को कह रहे हैं कि ये वाला कथन अपना गलत हो रहा है, ओके? एक अनुपात वाला प्रश्न दिया गया, गणित का प्रश्न हो गया, 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। अच्छी बात है। दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है। चलो अच्छी बात है। तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेटों की संख्या बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। देखो जो 7:5 दिया गया है, 7 और 5 का जो मैं बराबर क्यों लगा रहा हूँ? मैं पूछना चाहता हूँ कि इन अनुपात का अंतर कितना है? आप कहोगे 7 में से 5 गया, 2 का अंतर दिखाई दे रहा है और चॉकलेटों की संख्या का अंतर कितना है? 28 है। तो आप कहोगे कि 2 बराबर आपको 28 के रूप में देखने को मिल रहा है। तो 2 से 28 को भाग करोगे तो 1 बराबर आपको 14 के रूप में देखने को मिल जाएगा। और इसमें कह रहे हैं अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेट की संख्या कितनी है? अधिक वाला हमको क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 के बराबर आपसे पूछ रहा है, तो 7 से गुणा कर दो। 7 चौके 28 हासिल आ गया तो 7 एकम 7 दूनी 9, 14 सत्ते 98 और 98 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कम कितना होगा? तो कम वाला अगर आप कमेंट करके बता सको कि 5 बराबर कम वाला 5 है, 5 बराबर कितना होगा? तो मैं बेहतर तरीके से समझूँगा कि आप थोड़े बहुत पढ़ाकू हैं, पढ़े-लिखे आदमी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें का कहा जा रहा है भैया कि ज़्यादा कुछ बड़ी बात तो कह नहीं रहे हैं ऊपर। कह रहे हैं कि इसका इसके साथ जो संबंध है, उसका इसके साथ संबंध है, इसका किसके साथ संबंध है। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? समझने का प्रयास करो। ये होता है 2, ये होता है 25, 25 2 27 एक दूसरे के विपरीत। ये होता है 5, ये होता है 22, 27 होता है एक दूसरे के विपरीत। आई का होता है 9, आर का होता है 18, जोड़ने पर 27 एक दूसरे के विपरीत, एन होता है 14, यहाँ पे हो जाएगा एम एक दूसरे के विपरीत, जी होता है 7, टी होता है 20 एक दूसरे के विपरीत। सिंपल बात है। पी होता है 16, के होता है 11, जोड़ लेंगे 27 एक दूसरे के विपरीत। सिंपल बात, बहुत सिंपल, ठीक है। केवल मामला विपरीत वाला चल रहा है। तो अब एन का एम होता है, अच्छा ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं, सी होता है देखो 3 पे 27 में 3 घटाते देखो तो कितना हो जाएगा 24, 24 का 1 होता है एक्स होता है, 24 एक्स होता है, एल होता है 12, एल को ऊपर कहीं मिला था ना, छोड़ो जाने 12, 27 में से घटा दो तो 7 में से 2 गया 5, 15, 15 पे कौन होता है भाई, 15 पे होता है शायद ओ होता है, ठीक है ओ होता है, एल होता है 5, 27 22 हो जाता है, 22 का कितना होता है वी होता है, एक्स ओ वी, एक्स ओ यहाँ पे कट गया, एक्स ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, यही वाला बचा है एक्स ओ वी, जहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्स ओ वी, ठीक। तो 3 अक्षर का निकाल लिया, बाकी आपको ए का जेड पता है, एन का एम पता है, वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। पूरा निकालने की ज़रूरत भी तो नहीं रहती है, जितने से काम हो जाए उतना देख लो बस बहुत है, टाइम बचता है। कथन निष्कर्ष क्या है इसमें भाई, 3 कथन 4 निष्कर्ष दिए हैं, अच्छी बात है। देखते हैं, सभी कुरियर शिपमेंट है, जितने भी कुरियर हैं वो हैं शिपमेंट। ये हो गया कुरियर, कुरियर, कुरी अरे कितना गंदा लिख रहा है, चलो जान दो, फिर से मैं बनाता हूँ। ये हो गया शिपमेंट, ये हो गया कुरियर, हमने बना दिया कुरियर, ये हो गया शिपमेंट, ठीक है, बनाने का प्रयास कर दिया। सभी शिपमेंट ट्रांसपोर्ट है, जितने भी शिपमेंट हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हैं, कोई भी हाल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जितने भी हाल हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये हो गया हाल, हाल। अब देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कोई ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, कितने भी कोई भी ट्रांसपोर्ट शिपमेंट नहीं है, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर ही शिपमेंट है और उसमें आप नहीं गए तो गलत बात हो जाएगा। सभी कुरियर ट्रांसपोर्ट है, जितने भी कुरियर हैं वो ट्रांसपोर्ट के अंदर है, तो ये बात एकदम सही है, दूसरा वाला था सही दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हैं, ट्रांसपोर्ट का कुछ हिस्सा शिपमेंट है, तो ये भी सही है, ट्रांसपोर्ट के अंदर ही शिपमेंट है, तो ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा देखेंगे, कोई कुरियर हाल नहीं है, जो भी कुरियर है वो हाल नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरियर तो ट्रांसपोर्ट के अंदर है और ट्रांसपोर्ट के बारे में कहा गया कि भैया वो हाल नहीं है, तो ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला वाला अकेला गलत है। तो इसमें देखेंगे अपना कौन सा निष्कर्ष दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पालन करता है, ठीक बात है। अगला वाला प्रश्न जो है वो रीजनिंग का है, इसमें का रीजनिंग नहीं साइंस का है, साइंस में भी फिजिक्स का है, ठीक है। दिए गए कथन पर विचार, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री का है, मैं क्या खेला खेल रहा हूँ, सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है, कोई भी पदार्थ किसी भी अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जब त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, बिल्कुल, ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन अगर त्यागता है तो अपचयन, अपचयित हुआ कहा जाता है, उसका अपचयन हो रहा है, अपचयित हुआ है, एकदम सही बात है। कोई भी पदार्थ किसी अपक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है, ये भी एकदम सही बात है। ऑक्सीजन ग्रहण करना ऑक्सीकरण, त्यागना अपचयन, हाइड्रोजन ग्रहण करना अपचयन, हाइड्रोजन त्यागना ऑक्सीकरण होता है, दोनों का एकदम सही बात है। अगला वाला प्रश्न रीजनिंग का, उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में आएगा। 0 से 2 हो रहा है, 2 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 से 4 6 हो रहा है, 4 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 6 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 12 8 20 हो रहा है, फिर अब मेरे ख्याल से सीधी सीधी 10 जुड़ जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा, तो 30 विकल्प में हमको दिखाई दे रहा है, जो कि सही जवाब है, बहुत आसान है ये। अगला वाला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने का सही समय रासायनिक अपक्रिया पहचान कीजिए। तो भैया ब्लीचिंग पाउडर जो बनाया जाता है वो क्लोरीन की इसमें प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन बुझा हुआ चूने के साथ मिलाया जाता है। एक चूना होता है CaO, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसमें पानी में मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है जो CaOH का होल्ट वाइज होता है, उसमें क्लोरीन जब मिलाया जाता है तो CaOCl2 जो दिखाई दे रहा है ये अपना ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है, बाकी H2O बनता है, ठीक। अब ये तो एकदम सिंपल सी घटना है जिसमें बुझा हुआ चूना का प्रयोग करता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस प्रश्न की इन्होंने जो विकल्प दिया है, NaCl दिया है, NaHCO3 दिया है, यहाँ पे NaCl दिया है, यहाँ पे कहीं पे भी हमको ब्लीचिंग पाउडर का नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं गलती से ऊपर ब्लीचिंग पाउडर दिखाई दे रहा होता तब तो वाट लग गई होती, तब तो कहीं पहचान ही नहीं पाते। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा है, जिसमें हमको केवल ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पहचानने की बात की गई थी, तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। ये रेलवे का एहसान है ऐसा प्रश्न बनाने के लिए। रेलवे का एक और एहसान, भाई एहसान तले दबा जा रहा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। गुणे में घातें जुड़ती हैं, यहाँ पे 5 की घातें 3 गुणित 5 की घातें 4 गुणित 5 की घातें 2, 4 2 6 6 3 9, 5 की घातें 9।
एहसानमंद हैं हम आपके भाई, इतना आसान प्रश्न देने के लिए। अगला वाला प्रश्न जो कि है मैथ का। कह रहा 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इनके वर्गों का योग दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छी बात तो लग रही है। तो इनके वर्गों का योगफल दिया है, तो भाई ये जो संख्याएँ दी गई हैं, इनके वर्ग कर दो, अनुपात जो दिए गए इनके वर्ग कर दो, उसके बराबर कर दो। 5 पचम 25, 6 छम 36, सॉरी 36 लिखना था, और 8 अठाई 64, ठीक। 36 64 जोड़ने पर 100, 100 और 25 जोड़ने पर 125। 125 बराबर 1 2 5 0 काट दिया तो कितना मिल गया 10। 1 बराबर कितना मिल गया 10, ठीक। लेकिन ये तो वर्ग वाला था ना, संख्याओं वाले तक पहुंचने के लिए इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो 1 का वर्गमूल 1, ओरिजिनल वाला 1 जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 10 के बराबर। समझने वाली बात तो यही है, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर x मान के करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 5x 6x और 8x, उनके वर्गों का योगफल करते, हाँ, तो सभी के साथ एक्स स्क्वायर लगा रहता, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता, और जब यहाँ पे ऐसे वर्गमूल लेते हैं तो एक ही एक्स मिलता है। अब एग्जैक्टली एक ही एक्स जो होता है वो अपने 5x 6x 8x के बराबर वाला मामला हो जाता। तो भैया अगर एक ही एक्स बराबर अंडर रूट 10 है, तो ये जो अपने पहली संख्या जो 5x दिखाई दे रही है वो हो जाती 5 अंडर रूट 10, सॉरी अंडर रूट 10, 5 अंडर रूट 10। दूसरी हो जाती 6 अंडर रूट 10, और तीसरी हो जाती 8 अंडर रूट 10, ठीक। और कह रहे हैं संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई बहुत अच्छा है, 8 पंचे 40, 40 और 6 चौके 24, 24 40, मतलब एक जीरो लग जाएगा ना, 24 6 चौके 24 एक जीरो लग जाएगा। और ये अंडर रूट 10 का गुणा हम 100 हो जाता, मतलब 100 का वर्गमूल 10 हो जाता, तो एक जीरो और बढ़ जाता है। लेकिन ये वाला का क्या होता, ये वाला पीछे लग जाता। तो 24 अंडर रूट 10 जो चौथा वाला विकल्प है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत 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 बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला वाला जो रीज़निंग का प्रश्न है वो बहुत आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है किसी कोड भाषा में ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर ये क्या-क्या होगा। तो ये क्या-क्या होने के लिए हम थोड़ा पहले पहला वाला देख लेते हैं। इसमें देखो जी होता है 7 पे, डी होता है 4 पे 7, -3 दिखाई दे रहा है। एल होता है 12 पे, 12 में से 3 गए 9, -3 हो रहा है। ई होता है 5 में से 3 घट के 2, -3 हो रहा है। पी होता है 16 पे, एम होता है 13 पे, 3 घट रहा है। के होता है 11 पे, एच होता है 8 पे, 3 घट रहा है। बहुत आसान बात है। अगर एबीसीडी लिख के रखे रहोगे तो बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा सब। क्यू होता है 17 पे, 17 में 3 गए 14, आर होता है 18 पे, 3 गए 15, ठीक? सब में से 3-3 घट रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो भाई एकदम आसानी से हम देख लेंगे। तो पी होता है कितने पे? 16 पे, 16 में से 3 गए कितना हो जाता है? 16 में से 3 गए ना 13, 13 पे कौन होता है? एम होता है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये वाला गलत। अब देखो एल बराबर दिखाई दे रहा है पी और क्यू दिखाई दे रहा है, तो टी वाले से। टी वाला होता है 20 पे, उसमें से 3 गए तो कितना हो जाता है? 17, 17 पे कौन होता है? क्यू। क्यू वाला सही है, पी वाला गलत है। तो मतलब ऐसे मतलब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि थोड़ा-सा आसानी से अपने विकल्प देख के जल्दी से उत्तर बता दिए, मामला खत्म हो गया, अगले वाले प्रश्न में हम चल जाएँ। चलो ये देखते हैं, अगला वाला प्रश्न है गणित का प्रश्न। गणित वाले प्रश्न ऐसे भी होते हैं, पहली बार देखने को मिला कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा और द्वारा प्रच्छेद किया जाता है, तो भई ये देखो ऐसे 2 समांतर रेखाएँ होती हैं, ऐसे तिरछे काट देता है। थोड़ा-सा दोबारा लिखना, अरे इतना गंदा लिखने के लिए पैसे मिल रहा है क्या भैया? अरे भाई साहब, पटरी लेके खींचते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तिर्यक रेखा काट दे रही है, तो नीचे दिए गए विकल्पों से कौन-सा विकल्प अनिवार्य रूप से सही नहीं है, मतलब गलत वाला हमें खोजना है, ठीक है? पहला वाला क्या है? शीर्षाभिमुख कोण युग्म कोणों का मान समान होता है। तो देखो भैया शीर्षाभिमुख कोण, जैसा कि यहाँ पे आपको ये मैं 2 चिन्ह लगा के दिखा रहा हूँ। ये डमरू जैसा वाला जो आकृति बनते हुए जो कोण बनते हैं, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो हमको सही वाला तो खोजना नहीं है, हमको गलत वाला खोजना है। दूसरा वाला विकल्प देखते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का कोण युग्म के कोणों का मान समान होता है। भई ये बात ये होती है कि ये जो दूसरा वाला मामला कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का युग्म कोणों का माप समान होता है। तो भई ये वाला कोण और ये वाले कोण का कहते हैं कि ये हमेशा बराबर होता है। देखो भई ये बात ये होती है कि हमेशा रूप से अनिवार्य रूप से मतलब ये क्या कहते हैं कि नहीं हो सकता ना। जब रेखाएँ ऐसे समांतर हैं और ऐसे 90 डिग्री पे जाएगा तभी बराबर हो सकता है। तिरछी चली जाएगी तो नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से यही वाला गलत था और यही वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। हमको गलत खोजना था, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। फिलहाल हम तीसरा वाला विकल्प पढ़ेंगे कि संगत कोण युग्म के कोणों का मान समान होता है। जो संगत होते हैं वो हमेशा बराबर होता है। संगत वाले के लिए बहुत सिंपल बात यही होती है, जैसे यहाँ वाला कोण दिखाई दे रहा है और ये वाला कोण दिखाई दे रहा है। ये दोनों कोण कहलाएँगे संगत, और ऐसे ही करके ढेर सारी इसमें जोड़े बनते हैं। तो ये संगत कोणों का जो होता है वो हमेशा क्या होता है,
समान होता है, ये एकदम सही बात है। एकांतर अंतःकोणों का युग्म का माप समान होता है, ये हमेशा सही होता है। अंतः-एकांतर वाला बताऊँ तो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, तो ये वो दोनों कोण क्या हो गए, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये जो दूसरा वाला विकल्प होता है, यही एकमात्र जो है गलत है, बाकी अपना सब सही है। तो दूसरे पे हम निशान लगा के आगे बढ़ जाएँगे। अगले वाले प्रश्न, मैथ का प्रश्न, यदि कि आकृति में यहाँ पे देखो ये वाला रेखा और ये वाली रेखा मतलब भुजाएँ जो हैं, वो समांतर है। यहाँ पे देखो ये एक्स है, बाकी जो डिटेल लिखी है वो यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, पी क्यू मतलब ये एक्स प्लस 10 पूछ रहा है, तो वो निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जब समांतर ऐसे रेखाएँ होती हैं तो इसमें देखो बड़ी भुजा का अनुपात इस छोटे वाले के साथ है, तो इसमें बड़ा ये पूरा है और छोटा वाला ये है। मतलब इसमें थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न रहता है कि आमतौर पे लोग एक्स प्लस 10 बटे एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटे एक्स बटे 2 ऐसा कर लेते हैं और उनको उत्तर नहीं मिल पाता। कारण यही है कि जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये x प्लस 1 है और जैसे कि हमने ये बड़ी भुजा पूरा लिया है, तो उस बड़ी भुजा लेने के उद्देश्य में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी लंबाई को ऐड करके रखना होगा, जिस वजह से ऊपर x बटे 2 जो होगा, ये वाला हिस्सा जुड़ जाएगा, तब जाके ये पूरा बड़ा वाला होगा और ये ऐसे करके जब हल होगा तब x की एग्ज़ैक्ट सही वैल्यू प्राप्त होगी, नहीं तो आप गलत ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस x को जो नीचे है, वो आराम से कट रहा है, हम काट देते हैं और ये वाला 2 यहाँ चला जा रहा है ऊपर, ठीक? तो हमें यहाँ पे x प्लस जो 10 है ऐसे ही मिल रहा है, इस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x मिल रहा है, इस 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिल रहा है और जब इस वाले हिस्से में गुणा कर रहे हैं तो ये वाला 2 से 2 काट दे रहा है और केवल x बच जा रहा है। ये 2x और 1 x जोड़ करके 3x हो जा रहे हैं, जिसमें ये वाला x सॉरी जोड़ने की ज़रूरत ही क्या है? इस वाले x को इस वाले x से काट ही दो, क्या बचा है? कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2x बच रहेगा और ये 10 में से ये 2 आके घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, 2 से काट देंगे तो हमको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमको 4 मिल जा रही है। अब हमसे pq की वैल्यू पूछ रहे थे जो कि हमको x प्लस 10 दिखाई दे रहा था, x की वैल्यू 4 मिल गई, 10 4 14, तो 14 अपना सही जवाब होगा, लेकिन यहाँ पे 18 इकाई कह रहे हैं। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या मामला हो रहा है भैया। तो मामला बस इतना सा है कि मैं सही हूँ, मैंने जो तरीका बताया वो एकदम सही है। ये तुम उल्लू बना रहे हैं हमको। ये बताना ये चाहते हैं कि भाई आप इतना बटे इतना कर रहे हो, जो x प्लस 10 बटे x कर रहे हो उसके बराबर इतना बटे इतना लो, यानी x प्लस 1 बटे x बटे 2 लो। x से x कट जाएगा तो ऊपर जाके गुणा कर देगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 10 बचेगा और ये 2x प्लस 2 बचा रहे हैं। ये वाला x इधर जाके घट जाएगा तो x बचेगा, ये वाला 2 जाके इधर घट जाएगा तो 8 बचेगा। अगर x की वैल्यू 8 मिल जाएगी तो ये x वैल्यू यहाँ रख दो, 10 8 18 अपना सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मुझे मैंने पढ़ाया इसे भाई, इतना दिमाग कहाँ में पैदल बना रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। देखो भाई बात इतना है कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना होता है। लेकिन अगर आप ये वाली भुजा लेते हो तो ऐसा नहीं हो पाता कि इतना बटे मतलब ये जिस प्रकार से ये कहना चाहते हैं, ये नहीं होता भाई, ये कोई रूल थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं काम करता ये चीज़ें कि आप कह दो कि इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये काम ही नहीं करता यार। ये अनुपात ही नहीं बनता इसके साथ। नहीं होता भाई। ये नहीं होता है। समरूप त्रिभुज नाम की कोई चीज़ होती है। आप ऐसा मज़ाक कर नहीं सकते हो। नहीं होता भाई, नहीं होता। जो मैंने बताया, जो तरीके से हमारा 14 उत्तर आया वो सही है, भले भी तुम ऑप्शन में नहीं दे रहे हो। भले भी इस बंदे ने जिसने पेपर हल किया है, उसने तीसरा ऑप्शन लगाया 18 सही किया है। भले भी ये रेलवे ने माना है, हम नहीं मानते। नियम ही नहीं होता ये। ऐसे हमको बता रहे हैं उल्लू। नहीं होता भाई साहब, नहीं होता तो नहीं होता। इतना बटे पूरा, समझ में आ रही बात? पूरा बराबर इतना बटे पूरा, ऐसे होता है, यही नियम होता है। अब नियम को तोड़ के भाग नहीं सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 जो मैंने बताया है वो सही है, विकल्प इनको बदलना पड़ेगा। अगला वाला प्रश्न देखते हैं जो कि हो जाता है अपना एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति से यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक शीर्ष दिखाई दे रहे हैं और बनने वाले चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। भाई बात ये बात काफ़ी गंभीर है। अब देखो भैया, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक लंबा सा सूत्र होता है जो मुझे याद नहीं है और मैं इसको प्रयोग करने लगूंगा तो मतलब उसको याद कर लेना चाहिए। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई जैसा कि मान लीजिए ऐसे एबीसीडी मतलब करके जो भी चतुर्भुज बनेगा मान लो, तो ऐसे में ये एक त्रिभुज ये वाला बन जाएगा, ये वाला ये बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल अलग निकाल के इसका क्षेत्रफल अलग निकाल के जोड़ दूँ, तो ऐसा वाला मामला हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने इसको पैटर्न को फ़ॉलो किया, उसके बाद मुझे समझ में आया, ओह माय गॉड! ये तो बहुत आसान वाला मामला हो जाता है। इसके लिए मैं थोड़ा-सा लंबा जाऊँगा लेकिन आसानी से आएगा। मैं बना दूँगा कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति वाला। पहला बिंदु है -2, 0 मतलब 0, -2, एक्स पे 0, वाई पर -2।
यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 0, -2। इतना समझ में आ गया। बी है 2, 1, एक्स पे दोगे वाई पर 1, यहाँ पर है 2, 1, ये हो गया। सी वाला हो गया 0, 4, एक्स पर 0 वाई पर 4, यहाँ पे कहीं पे वाई पर 4, यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। और डी हो जाएगा -2, 1, -2, 1, यहाँ पे कहीं होगा -2, 1। इनको मिला दिया, इनको मिला दिया तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन गया, जहाँ पे हमको ढेर सारे 90 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। इनको मिलाओगे तो ये 90 डिग्री वाले बन जाएंगे, एक छोटे छोटे समकोण त्रिभुज बन जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे भुजाओं की वैल्यू नापेंगे। यहाँ पे देखो एक्स पे यहाँ पे आगे गए थे 2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये भी पीछे गए थे 2, ये भी हो जाएगा 2। यहाँ से देखो ये आए हैं ऊपर 1, ऊपर टोटल गए हैं 4, तो ये वाला हिस्सा हो गया 3। यहाँ पे ये 1 हो गया, नीचे आए हैं 2, तो ये हो गया हिस्सा 3। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज वाले ढेर सारे समरूप त्रिभुज बन गए, ढेर बन गए। अगर मैं कहूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 1/2 तो आधार गुणते ऊंचाई, तो आधार है 2 गुणते ऊंचाई है 3, उसका 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाए 3। यही 3 क्षेत्रफल इसके लिए भी लगेगा, ये भी 3 क्षेत्र, ये इसका भी क्षेत्रफल 3, इसका भी क्षेत्रफल 3। और यहाँ पे देखेंगे वही 2 वही 3 है, तो इसका भी क्षेत्रफल 3, इसका भी क्षेत्रफल 3। तो 3 से टोटल कितना हो जाएगा 12, तो 12 वर्ग इकाई जो अपना ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे ये अपना मैंने पढ़ा है, तो इस वजह से याद हो गया। तो इस वजह से मैंने ऐसे लगा दिया। बाकी आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको याद हो, तो आप उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर प्रश्नों को ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे बीच की दूरी भी निकालना हो, रेखाओं के बीच की दूरी निकालना हो, या फिर जो कुछ भी करना हो, तो अपना थोड़ा ऐसे-ऐसे कर लेते हैं, तो काम जल्दी हो जाता है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई साहब। 2 घंटे चलने प्रत्येक 2 घंटे चलने की बाद इसकी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि हो जाती है। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है 2 घंटे तक, तो ये 60 किलोमीटर की घंटे की चाल से चलेगी, तो 60 दुनी 120 किलोमीटर की दूरी ऐसे चली गई। ठीक, ऐसे चली गई, मतलब ये 2 घंटे का समय लग गया, इसमें 2 घंटे का समय लग गया। आगे भाई 360 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से 120 घटा देते हैं, तो अपने पास 0, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे, 240 किलोमीटर बच गया है। अब देखो भाई बात क्या है, 2 घंटे चल चुके, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की वृद्धि हो गई है, तो अभी 60 चल रही थी, अभी 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 मतलब 75 हो जाएगा। फिर 2 घंटे वो चलेंगे, 2 घंटे बाद 2 घंटे में कितना चलेगा, 5 नहीं है 10, 0 यहाँ से लगे 1 और 7 दूनी 14, 1 15, 150 किलोमीटर फिर चल चुके हैं। 150 किलोमीटर फिर से घटा दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर से 15 की वृद्धि करनी है ना, तो अभी जोड़ेंगे, फिलहाल घटा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0, बचेगा देखो भाई, इसमें घटा लेते हैं, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा, ये खत्म हो गया। 90 किलोमीटर अभी दूरी बची है, अभी फिर 15 जोड़ दो, 15 और 5 5 10, 7 1 8 1 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई है, और 90 किलोमीटर ही अब आगे चलना बचा है, तो वो 1 घंटे चलेगी और 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी कर लेगी और मामला खत्म हो जाएगा। तो 2 4 1 5, 5 घंटे का समय लगेगा। भाई ये क्या है यार, क्यों है ऐसे करना पड़ता है इस सवाल को? ठीक है, रीज़निंग जैसा लगा रहा। पहले तो मुझे लगा था कि यार मैं अपना वो लगा दूँ, फिज़िक्स लगा दूँ, एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, त्वरण। लेकिन फिर लगा कि लगातार त्वरण नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, अपन ने स्टेप बाय स्टेप किए तो काम हो गया। आगे चलते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि यदि x और y संख्या 115 xy के 2 अंक हैं। देखो भई ये बात ये है कि 1, 1, 5 xy, इसमें जो xy है वो अंक है, उसको हमको अंक नहीं पता है, बस इतनी सी बात है। यह संख्या 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है, तो x प्लस y का मान देखो भई, अगर ये 90 से विभाजित, अगर जैसे 90 में पीछे 0 है, तो यहाँ पे y की जगह पे हमको 0 मिलना चाहिए, ठीक है? ये तो मतलब पक्का वाली बात हो गई, ठीक है? y की जगह पे क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए, एकदम फिक्स वाली बात हो गई। बाकी जो संख्याएँ बची हैं, उनका योगफल जो होता है वो 9 से कटना चाहिए, क्योंकि 0 तो उधर निकल गया, ठीक है? 0 से 0 अपना मामला खत्म हो गया, बाकी संख्याओं का योगफल 9 से कट जाना चाहिए। तो 5 1 6 1 7, 7 और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है? वही x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तभी तो 9 हो पाएगा, तो 90 से 9 से कट जाएगा। तो यानी x की जगह पे 2 होना चाहिए और y की जगह पे 0 होना चाहिए, और इन दोनों का योगफल क्या चाहिए? तो 2 + 0 बराबर क्या होना चाहिए? 2, तो 2 अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक? तो ऐसा हो रहा है, ऐसा रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। तो काफ़ी अच्छा वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा है, अपना इसमें अलग ही दिमाग लग गया, और ये अचानक से मतलब ये स्वाभाविक है, अपना लग जाता है, काम हो जाता है, ठीक? लो भाई साहब, एक रियायती बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी 9,441 रुपए में बेची जाती है, तो साड़ी पर कितने % की छूट दी गई है? छूट, ठीक है, 10,000 अरे!
10,490 रुपया है, उसमें 9,441 रुपये में बिक रही है। घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा भैया 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया फलाना 0, 10 में से 9 गया 1, इतना हो गया। तो 1,0490 इतना रुपए की छूट है। अंकित मूल्य ये वाला था 1,0490 और गुणा कर देंगे ऊपर 100 से। 1 0 कट जाएगा, ये पूरी गिनती कट जाएगी, ये 10 बच जाएगा, तो 10% का अपना छूट हो जाएगा, जो कि दूसरा वाला विकल्प हो जाएगा। तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी हिम्मत करनी है, मस्त घटाना है और उत्तर मिल जाना है, मौज करने हैं। वाह भाई मौज करते हैं। अगला वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए, 51 रुपया भैया दक्षिणा के रूप में 51 ए के अंतर्गत कौन आता है? तो भैया मौलिक कर्तव्य आपको दक्षिणा के रूप में दे दिया गया है, ठीक? अगला वाला क्वेश्चन है एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद क्या अरे यार इंडक्शन को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण, प्रेरण, विद्युत प्रेरण के नियम, मैं भूल जाता हूँ, के नियम पर आधारित होता है एसी जनरेटर, सिंपल बात है। एसी जनरेटर मतलब वो एसी जो ठंडी हवा लेने वाला एसी नहीं है, अल्टरनेट करंट वाला एसी है ये, ठीक है? डीसी डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट वाला एसी। लो भाई साहब अगला वाला क्वेश्चन देख लो जो कि अपना हो जाता है केमिस्ट्री से। कह रहे हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित के लिए सही से मिलाना है। लाल गोभी वाले पत्ते क्या होते हैं और मेथिल ऑरेंज क्या होता है, प्याज और लौंग क्या होता है? घ्राण सूचक माने गंध वाला सूचक, गंध वाले सूचक, अम्ल क्षार सूचक, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। अब देखो जो प्राकृतिक वाला हो जाता है वो लाल पत्ते वाला गोभी होता है, लाल गोभी वाले पत्ते होते हैं, ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। मेथिल ऑरेंज अम्ल क्षार सूचक है, बहुत सिंपल बात है। प्याज लौंग गंधाने लगते हैं ना भैया, प्याज काट के रख दो कुछ देर बाद गंधाने लगती है, तो वो क्या है? गंध वाले सूचक, घ्राण सूचक है, ये पहला वाला मिल रहा है। तो ए का सी से मतलब ठीक है यार, इसी से मिला लो, अपना देख लो कौन सा है। 1 सी, 1 सी यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। मेथिल ऑरेंज 2 बी यहाँ दिखाई दे रहा है, 3 ए यहाँ दिखाई दे रहा है, तीस चौथा वाला विकल्प हो गया, ठीक। तो भाई साहब अगला वाला प्रश्न देखेंगे जो कि हो जाता है समीकरण आपको दिखाई दे रहा है एक, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस के बराबर 0 दिखाई दे रहा है। तो इसमें मूलों में से एक मूल आपको 3 दिखाई दे रहा है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। दूसरा मूल कैसे याद करेंगे, इसमें क्या समस्या हो सकती है, क्या कर सकते हैं? मूलों का योगफल वाला कर लें क्या? चलो कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है अपना क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ये होता है, सिंपल बात है। अब एक मूल आपको 3 दिखाई दे रहा है, अल्फा की जगह 3 रख देते हैं, प्लस बीटा हमको नहीं पता है, माइनस रखते हैं। बी जो है अपना देखो यहाँ पे -12 है, तो -12 रख देते हैं, बटे ए, ए यहाँ पे हमको 1 ही दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा और 1 बटे होने का कोई मतलब नहीं हो गया, 3 उधर जाके घट जाएगा, तो बीटा बराबर हमको मिल जाएगा 12 में से 3 गए तो कितना बच जाता है, 9 बच जाता है। तो 9 अपना सही जवाब है। मतलब अरे अभी सही जवाब नहीं मिला। अरे मिल गया? इतना जल्दी मिल गया? दूसरा मूल ही तो ज्ञात करना था ना, बीटा। हाँ, काम तो हो गया यार। चलो एक्स बराबर अपना जो दिखाई दे रहा है 9, यही दूसरा मूल हो जाएगा। बस उसमें ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, बात खत्म हो जाती है। के का मान अगर पूछता है तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए लगा देते, तब यहाँ से के का मान मिल जाता। अच्छी बात है। हमें दूसरा मूल ज्ञात करना था जो कि बीटा के रूप में हमको 9 मिल गया। और बीटा और कहेंगे सर यहाँ पे बीटा और यहाँ पे एक्स लिख, देखो भाई बात ये होती है जो मूल लोग होते हैं वो एक्स बराबर ही लिखे जाते हैं, एक्स बराबर 3 भी सही है, एक्स बराबर 9 भी सही है। लेकिन अगर हमको जब मूलों को लिखना होता है तो हम इसी एक्स की जगह पे अल्फा और ये बीटा भी प्रयोग कर लेते हैं, जो कि दो मूलों को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। चलो अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है कि 2 दिन की अवधि, 2 दिन की अवधि में घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयाँ कितनी बार समकोण पर होंगे? अब देखो समकोण पर होने की बात मतलब होता है जैसे अपना घड़ी में बज जाए, ये 3 बज जाए, ये समकोण बज जाता है, और दूसरा जब 9 बज जाए तब समकोण हो जाता है, ठीक? ये होता है समकोण। तो ऐसा होता है कि 2 दिन में, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 घंटे में कितनी बार होता है। 1 घंटे में होता है ये 2 बार, ओके? कोई भी 1 घंटा ले लिया जाए तो उसमें 2 होता है। लेकिन इसमें क्या इंसेप्शन है, इंसेप्शन कहते हैं क्या? अपवाद कहते हैं। जब आपको 3 बजता है और जब आपको 9 बजता है, इन दोनों वाले घंटे जो भी बीतते हैं उसमें केवल 1 बार ही ऐसा हो पाता है कि जहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, बाकी हर में 2-2 बार बनता है। इस वजह से जब 12 घंटे का टाइमिंग लिया जाता है तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन इसमें से यही वाला अपना जो 2 है घट जाएगा तो 22 बार ही हो पाता है। ये अपना एकदम सिंपल सा नियम होता है। भाई घड़ी का यही नियम है। तो 12 घंटे में 22 बार होता है। और अगर आप 24 घंटे की बात कर लेते हैं तो ये 44 बार हो जाएगा। ठीक? और जब यहीं 48 घंटे यानी कि जैसे कि इन्होंने कहा कि 2 दिन में बताओ, 2 वो कितना होता है? 44 गुना ये 88, 88 बार हो जाएगा, ठीक है? तो ये 88 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको हमने समझाया कि क्या
3 बजे और 9 बजे वाला जो मामला होता है, इसमें केवल एक-एक बार ही नब्बे अंश को कोड पे दोनों सुइयाँ हो पाती है, बाकी ये वाली स्थिति में 2 बार ऐसा हो पाता है, ठीक? तो उत्तर तो मिल गया, आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न जो कि एक रीज़निंग का प्रश्न हो जाता है, कोई जो कि काफ़ी आसान भी प्रश्न लगता है हमें। आसान इसलिए क्योंकि आसान अब लग रहा है, होता तो मुश्किल ही है, डर लगता है। 8 मित्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इनके नाम हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। वर्गाकार मेज़ के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज़ के कोनों पर, बाकी अनिखित भुजाओं के मध्य बिंदु पे बैठे हैं। सभी का मुँह केंद्र की ओर है, बहुत अच्छी बात है। तो ये वो काफ़ी अच्छी बात है कि केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, कभी-कभी ये मुँह बाहर की ओर बैठे हैं और फिर दायाँ-बायाँ में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। खैर, हम एक वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे जो कि हमारा बन भी चुका है और जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में भी बैठाना है, तो कोने पे बैठाएँगे ही बैठाएँगे। आगे हम शुरू करते हैं। सूर्य दुर्गा के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सूर्य कोने पे बैठा है कि बीच में बैठा है, आई डोंट नो, पर हम एक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते रहेंगे कि क्या होगा, अपना सही हो पाएगा। सूर्य दुर्गा के दाहिनी ओर, पहले बात हम दुर्गा बैठा देते हैं। ये हमने दुर्गा बैठा दिया, दुर्गा के दाहिनी ओर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान पे यहाँ पे सूर्य बैठ गया है, सूर्य हमने बैठा दिया। कृति और दुर्गा के बीच में केवल हैं, केवल ताहिर है, कृति और दुर्गा के बीच में। तो भैया दुर्गा कृति यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, ताहिर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। स्थितियाँ हैं, मैं देखूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, फिर बता देते हैं। मानसी दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलो भैया, काम हो गया। भाई बात हो गई। जो मानसी है वो दुर्गा के, देखो मानसी जो है दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे यहाँ पे हम मानसी बिठा देते हैं, ये मानसी हो गई है। अगर हमने मानसी को बिठा दिया है, तो अपना जो कृति और दुर्गा के बीच में ताहिर है, तो कृति को यहाँ पे बिठा देते हैं। यहाँ पे कृति को यहाँ पे हमने बिठा दिया, उनके बीच में हमने ताहिर को बिठा दिया। अरे भाई, ताहिर बैठ जाओ यार, ताहिर बैठ गया अपना। ये काफ़ी हमने अच्छा बैठाया है। ओके, ओके। सूर्य, यहाँ पे जो सूर्य है, ठीक है? सूर्य और योगिता के बीच में केवल तृप्ति बैठी है। तो योगिता को यहाँ बैठा दो भैया। योगिता योशिता है, जो भी नाम लिखा हो, योशिता के बीच में कौन बैठी है? वृत्ति बैठी, तृप्ति नहीं, वृत्ति है। अरे क्या मस्त नाम है। अपने बच्चों के नाम भी ऐसे कुछ रखूँगा। पहले उससे पहले शादी हो जानी चाहिए, तभी तो बच्चे होंगे। योशिता अहाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। योशिता जो है अहाना के बाईं ओर। अहाना यहाँ बैठी है, अहाना, ताकि उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे योशिता है, तो हमने सही सभी को बैठा दिया है। वृत्ति, वृत्ति जो है यहाँ पे, ये जो वृत्ति है, वो मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एकदम सही बैठी है। हमने प्रयास करके बैठाया है तो बैठी है। ताहिर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? यह बैठी है। ताहिर ये है भाई साहब, इनके बाईं ओर पहले स्थान पर तीसरे स्थान, बाईं ओर तीसरे स्थान पे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? मानसी बैठी है। तीसरा विकल्प अपना सही जवाब हो गया। अब मैं सोचता ये हूँ कि यार ये मतलब हम ऐसे ही बिठा देते हैं कैसे भी कैसे, कोना कोना पकड़ा, ना शीर्ष पकड़ा अपना, बिठा तो दिया, और कहीं गलती हो गई होती तो? जब यही सोचते थे ना तभी गलतियाँ होती थी। फिर जब से सोचना ये बंद कर दिया हमने, डायरेक्ट हल करना शुरू कर दिया, एक तो रास्ते से चलते चले गए, तब से सही भी होना शुरू हो गया, कोई डर नहीं लगता अब। तो बस यही मैं भी चाहूँगा कि आप भी डरना बंद करें और सवाल को हल करना शुरू करें, तो सब आसानी से हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है कि यदि ए और बी समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है इसके मूल हैं, तो एक्स के पदों में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आपको ये दिखाई दे रहे हैं। हाई स्कूल में पढ़ाया गया बहुत बेहतरीन प्रश्न होता है। आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यही ज्ञात करना होगा कि जो अगर ए और बी इस समीकरण के मूल हैं, तो हमको यहाँ से ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो भैया बात यही होती है कि ए प्लस बी यानी कि मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस बी अपॉन ओ ए होता है। यहाँ पे माइनस बी के मतलब माइनस तो पहले लग जाएगा। यहाँ पे देखो, ए के रूप में 1 है, बी के रूप में भी 1 है और सी के रूप में -2 दिखाई दे रहा है। बस वही चीज़ें वहाँ पे दिखाई दे रही है, तो -1/1 मिल जाएगा जो कि -1 के बराबर रहेगा। और यहाँ पे मूलों का गुणनफल यानी कि ए बी अगर हम निकालेंगे तो C/A हो जाएगा। सी की जगह पे हमको यहाँ पे -2 दिखाई दे रहा है। सी की जगह में क्या दिखाई दे रहा है? -2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो -2/1 हो जाएगा जो कि -2 के बराबर ही रहेगा। अब इतना चीज़ हमको जब समझ में आ गया, तब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो 1/A प्लस 1/B है, पहले तो ये निकाल लेंगे क्योंकि ए बी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि -2 है। तो 1/A प्लस 1/B, अगर इसको सिंपल तरीके से आप समझें तो नीचे वाले को गुणा हो जाएगा जो कि AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा और ऊपर गुणा B
प्लस ए के रूप में दिखाई देगा, जिसको समझदार लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं ए प्लस बी, ऐसा लिख देते हैं। और अगर ए प्लस बी की वैल्यू जो कि यहाँ पे -1 मिली थी वही हम यहाँ पे रखेंगे, तो -1/-2 हो जाएगा, जो कि माइनस कट जाएगा और हमको 1/2 ही देखने को मिलेगा। तो हम इतना लंबा इतना दूर लिखने के बजाय हम 1/2 ही लिख दें, ताकि हमारी जगह बची रहे। अब हमको अगर ये दोनों मूल के रूप में प्राप्त हो गए हैं, तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो सूत्र होता है द्विघात समीकरण प्राप्त करने का, वो क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगता है, मूलों का योगफल लिखा जाता है। जो भी मूल आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पहला मूल था, ये दूसरा मूल था, 1/a प्लस 1/b पहला मूल, ab दूसरा मूल। तो मूलों का योगफल हमको यहाँ पे रखना होता है। मूलों के योगफल के रूप में हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को, जो दिखाई दे रहा है। ये दोनों मूल हैं, इन दोनों का योगफल यहाँ पे रखना होगा। तो मैं थोड़ा-सा हटाता हूँ चीज़ों को, तब अब जोड़ते हैं। तो -2 में जोड़ दिया जाएगा 1/2 को, तो कितना मिल जाएगा? 2 दूनी 4 में से 1 गया, तो हमको मिल जाएगा -3/2, जो कि यहाँ पे -3/2 हम रखेंगे और कोष्ठक में रखेंगे ताकि हम माइनस को काट सकें। एक्स, और फिर लग जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा मूलों का गुणनफल, जो कि यही जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों का गुणनफल रखा जाएगा। तो गुणनफल के रूप में अगर हम प्राप्त करना चाहें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? -2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट जाएगा और हमको -1 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे -1 रखेंगे बराबर 0। तो -1 को कोष्ठक में रख लेते हैं। अब बात होती है कि जो हमारा नीचे जो नीचे 2 है, वो 2 हटाना है, तो सभी पदों में 2 से गुणा कर देंगे। इसमें आगे वाले में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये समझ रहे हो कि माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 2 से गुणा करने के बाद ये जो 2 है कट गया, और यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, और 2 से गुणा करने पर 2 बराबर 0 ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला विकल्प है, सेम टू सेम मिल रहा है, बाकियों में इससे मिलान नहीं हो पा रहा है। तो ये काफ़ी लंबा और हैवी प्रश्न है, जिसमें हमको डिटेल में बहुत लंबा लिखना पड़ता है। तो इसमें कम से कम लिखने का प्रयास किया है, ताकि ये आपको उत्तर के रूप में मिल पाए। और मेरे ख़्याल से, और इसमें जो आसान तरीका होता है, अगर कुछ लोगों के पास होगा आसान तरीका, भई अपन गरीब आदमी, लंबा करने वाले आदमी लंबा करके हो जाएँगे। ठीक? प्रश्न की बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न जो कि हो जाता है। इसमें देखो इतना लंबा सा डिटेल दिया गया होता है, इसमें कुछ मतलब नहीं ज़्यादा इतना निकलता है। ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, बात यही है कि इन दोनों में जो भी रिलेशन हो रहे हैं, इनमें से कौन-सा रिलेशन हो रहा है, बस यही हमको देखना है। तो हमने इसमें देखा एक छोटा-सा रिलेशन को देखने को मिल गया, कि अगर हमने देखा कि अगर हम 3 और 1 जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाता है 4, जो कि 4 से कट जाता है 8, ठीक है? 4 से कट जाता है 8। वैसे ही हमने 5 और 2 को जोड़ दिया, जो कि हो जाता है 7, और 7 त्रिक 21 हो गया, तो सॉरी 31 मैंने लिख दिया, 21 हो जाता है, जो कि कट जाता है। ठीक है? मतलब इसमें केवल विभाजित हो जाता है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, डज़न्ट मैटर, बस कट जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला विकल्प में देखते हैं, तो 7 4 11 मिल जाता है, 11 से अपना जो 33 है वो कट जाता है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखेंगे 3 2 5 हो रहा है, 5 से अपना जो 26 होता है वो बिल्कुल बात है नहीं करता है भई, सिंपल है, समझ में आ रही बात? इसको देख लेते हैं। 11 5 17 होता है, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 के पहाड़ा में 112 नहीं आता भैया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, ठीक है? और 119 हो गया, नहीं कर पाया। ऐसे ही जोड़ देंगे, ये 10 7 17 फिर से 17 हो गया, तो 17 के पहाड़ा में ये 119 के बाद 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे क्या होता है? 17 अट्ठे 136 होता है, 128 तो होता नहीं है, तो ये भी नहीं आता है। तो इसमें मात्र एक पहला विकल्प हो जाता है, जिसमें मतलब किनारे वाली संख्याओं का योगफल से बीच वाली संख्या कट जा रही है, बाकियों में नहीं हो पा रहा है, तो बस इस वजह से हमारा पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जा रहा है, ठीक है? कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न में चलते हैं। अगले वाला प्रश्न क्या है? उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के चयन के स्थान पर आएगा। ये हो गई बातें। थोड़ा-सा देखते हैं, ज़ूम करके समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे भैया क्या हो रहा है? क्या इसमें दुगना-तिगुना कुछ हो रहा है? तो भई 8 15 में से कितने होते हैं? 8 5 13 होता है ना? 8 जुड़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 8 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे सीधे-सीधे 10 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अब की बार 12 जोड़ना चाहिए। अरे नहीं यार, कद्दू नहीं जुड़ रहा है। 9 में से 3 गेंद तो बच जाएगा 6, और यहाँ पे बच जाएगा 2, 26? ये कुछ और अलग हो रहा है। ठीक है, चलो यार अब समझ में आया कि इसमें क्या कह रहे हैं। देखो इसमें हो रहा है क्या, 5 दूनी 10, 5 गुणित 10, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13 हो रहा है। और देखो 13 दूनिया 26, 26 में से 3 घट जा रहा है, तो 23 बच जा रहा है। ऐसा हो रहा है, पहले 3 जोड़ा रहा है, फिर 3 घटा रहा है। फिर 23, 23 दुनिया जो भी होता है उसमें 3 जोड़ा जाएगा। 3 दुनिया 23 दुनिया क्या होता है? 46 होता है। 46 में से 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। सॉरी 39, 49 हो जाएगा, 39 नहीं 49 हो जाएगा। और फिर 49 गुणित 2 -3 अब की बार हो जाएगा।
9 दूनी 18 से लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, उसमें से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, 95 ना। हाँ, 95 अपना सही जवाब हो गया। सिंपल है, बहुत जल्दी लग गया, मतलब दिमाग लग गया अपना। मिल गया उत्तर। अगला प्रश्न जो कि है ग्राफ तालिका और पता नहीं क्या-क्या से संबंधित प्रश्न है। इसमें देखते हैं कि ग्राफ तालिका में जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों के दौरान 2 सेल्समैन पी और क्यू के द्वारा बेची गई इकाइयों को दर्शाया जाता है। ग्राफ और तालिका का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए पी और क्यू द्वारा दिखाई दे रहा है, पी वाला नीला है, क्यू वाला अपना ऑरेंज है और इसमें सभी की गिनतियाँ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही थी, यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं, इन 4 महीनों के दौरान पी और क्यू द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात क्या है? तो भैया पी वाला कुल जोड़ लो, क्यू वाला कुल जोड़ लो उनका। पहले पी वाला कह रहे हैं तो पी वाला जोड़ देते हैं। 80, 30, 50, 90 ठीक है, जो भी है। तो पीछे 0 रहेगा, 0 लिखने की भी क्या ज़रूरत है? सभी में ठीक है। देख लेते हैं। 9, 5, 14, 3, 14, 3, 17, 17, 8, 25, 25 हो गया। अनुपात नहीं, इनको जोड़ लेते हैं। पीछे 0 लगेगा। 7, 6, 13, 13, 4 13, 4 कितना होता है? 17, 17, 6 कितना होता है? 7, 6, 13, 23, 23, 0 कट जाएगा। 25, 23, 25, 23 अनुपात हो गया। पहला वाला विकल्प सही हो गया। 25, 23 कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगला वाला प्रश्न आ जाता है जो कि रीजनिंग का हो जाता है। इसमें कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जोड़। तो प्रश्न के चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? तो सिंपल सी बात है कि 12 है, भाग का अर्थ गुणा, ठीक है, और जोड़ का भगवान बचाए, जोड़ का अर्थ घटाना है 28 और घटाने का अर्थ भाग है 7 और गुणे का अर्थ जोड़ है 14, ठीक है। 7 चौके 28, 4 मिल गया, ठीक। 12 छंग 72 मिल गया, ये 72 हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, 4 हो गया, प्लस 14 हो गया, 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 मिल जाएगा, वो भी प्लस में रहेगा क्योंकि 14 बड़ा है, 14 में से 4 घटाएंगे, 72 में से 4 घटाना थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, इस वजह से 14 में से 4 घटा दिए, 10 मिल गया, इसको जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। तो 82 अपना सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। ओके गुरु, ओके, लाइक कर दो। चलते हैं अगले वाले प्रश्न में जो कि आखिरी प्रश्न रहेगा। अगला वाला प्रश्न साधारण ब्याज क्या है कि 1280 रुपए की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा? 1, 2, 8, 0 का है 5% वार्षिक दर, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, एक 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 3 से गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12 यहाँ से लगे, 3 छंग 6 18, 3 छंग 18, 1 19, 192 रुपए। 192 रुपए मिल गया है हमारा उत्तर। कोई समस्या किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ जहाँ पे 100 प्रश्न हो जाते हैं अपने पूरे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम अगले वाली वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ और भी सेट हमें हल करने हैं ताकि हमारी पढ़ाई लगातार जारी रहे। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, गालियाँ दें, प्यार दें, जो कुछ भी करना है करें। आगे चलते हैं।